नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरीज आज आपको बताऊंगा कि केजरीवाल का शराब घोटाला क्या है। पूरे शराब घोटाले को समझने के लिए आपको 3 पॉइंट को जानना ज़रूरी है। 3 पॉइंट है कि केजरीवाल के शराब घोटाले में पुरानी और नई नीति में क्या फ़र्क था। नंबर 2 पॉइंट कि मनीष सिसोदिया और जो संजय सिंह अंदर गए हैं वो किस बिहाफ पे गए हैं। नंबर 3 पॉइंट कि इनको सज़ा हो पाएगी या ये फिर छूट जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं विस्तार से हम कि नई नीति और पुरानी नीति में क्या डिफरेंस था। दोस्तों, उदाहरण के तौर पे आपको समझना पड़ेगा, जो पुरानी नीति थी उसमें शराब की 100 रुपये की बोतल को गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो 30 रुपये के आसपास जाती थी और जो कारोबारी का मुनाफा होता था वो होता था 5 से 7 रुपये। लेकिन जो नई नीति बनाई गई दोस्तों, उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट की जो एक्साइज ड्यूटी थी वो कर दी गई 5 से 7 रुपये और कारोबारी को मुनाफा होने लगा 30 रुपये। तो क्या होता है दोस्तों, जब इस पे इंक्वायरी बिठाई गई तो उसमें पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों करा था, इससे तो गवर्नमेंट का राजस्व कम हो जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट के पास जो एक्साइज ड्यूटी आएगी वो कम हो जाएगी, तो इससे गवर्नमेंट को कैसा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, जो भी ये गवर्नमेंट पॉलिसी बनती है, जिन भी IAS ऑफिसर के द्वारा बनाई जाती है सभी नेताओं के कहने पे, तो उसमें उन्होंने बताया कि इसके कारण जो है ना शराब ज़्यादा बिकेगी। अब ज़्यादा बिकने का क्या कारण था दोस्तों, इन लोगों ने क्या करा, हर वार्ड में 3 शराब के ठेके खोल दिए। अगर आप दिल्ली के अंदर अभी शराब के ठेके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये थोड़े से रेजिडेंशियल एरिया से बाहर होते हैं। लेकिन जब नई नीति आई तो इन्होंने बीच कॉलोनियों में शराब के ठेके खोल दिए, मेट्रो स्टेशनों पे शराब के ठेके खोल दिए, जगह जगह हर वार्ड में शराब के ठेके खोल दिए। नंबर 2 बात इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ड्राई डे को कम कर दिया। नंबर तीसरा कहानी क्या करी इन्होंने, जो शराब पीने वालों की एक बालिग एज होती है 25 साल, लेकिन इन्होंने उस उम्र को भी घटा दिया 21 साल। यानी कि इनकी पूरी प्लानिंग थी कि दिल्ली को शराब के नशे में चूर कर देना और सभी लोगों को शराबी बना देना, ताकि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, राशन फ्री मिलता है, तो लोगों को कुछ काम करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन दोस्तों, समझना होगा आपको, जब इन्होंने ये करा, LG ने CBI इंक्वायरी बिठाई। CBI इंक्वायरी में पाया गया कि इससे जो है राजस्व ज़्यादा नहीं हुआ, बल्कि इससे तो गवर्नमेंट को नुकसान हुआ। तो उन गवर्नमेंट ऑफिशियल से पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया जी हमने किसी के कहने पे किया है, और उसके बाद उन 2 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। आप चाहेंगे तो मैं आपको फैक्ट्स दे दूंगा, आप इवन मेरे को इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं जो भी लीगल फैक्ट्स है, नहीं तो आप खुद गूगल करके देखिए कि किन 2 ऑफिसर को, गवर्नमेंट ऑफिसर को, एक IAS ऑफिसर है दोनों, एक ED के है, वो एक एक्साइज ड्यूटी के डिपार्टमेंट के और एक कमिश्नर है, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। अब दोस्तों, शराब घोटाले के बारे में पता करना था कि शराब घोटाला क्या था। अब शराब घोटाला क्या था दोस्तों, उसके लिए इन्होंने CBI ने जगह जगह रेड डालनी शुरू करी। जब रेड डालनी शुरू करी तो पता चला कि शराब घोटाले की जो पॉलिसी बनवाई गई वो विजय नायर, दिनेश अरोड़ा के थ्रू इन्होंने रिश्वत का कारोबारी शुरू करा था। आपको समझना होगा कि कोई भी नेता हो वो रिश्वत डायरेक्ट नहीं लेगा, वो कि अपनी किसी न किसी एजेंट के थ्रू लेता है। विजय नायर, दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, ये केजरीवाल के और मनीष सिसोदिया के राइट और लेफ्ट हैंड थे दोस्तों। तो दोस्तों, जब इन दोनों को अरेस्ट किया गया तो उसमें पाया गया कि शराब घोटाला हुआ है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग मिली और पता चला कि इन्होंने कारोबारियों से इतने पैसे लिए हैं। अब बात थी कि इन कारोबारियों को पकड़ने की, तो कारोबारियों को भी पकड़ा गया और फिर पता चला कि भाई इसमें इतने पैसे मिल चुके हैं। अब दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हिंदुस्तान में कोई भी हो, कोई भी नेता हो, सभी न सभी के एजेंट होते हैं। कोई भी नेता अपने आप से खुद से करप्शन नहीं करता है, अपने किसी एजेंट के द्वारा करवाता है। इस केस में इन्वॉल्व थे दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा और विजय नायर। लेकिन आपको समझना होगा दोस्तों कि हुआ क्या। पहले दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा जो एजेंट थे, उनके बारे में आपको समझना होगा कि हुआ क्या था। सब सोचते हैं कि उनका नेता उनको आखिर में बचा लेगा, लेकिन जब उनको नहीं बचाया गया, शुरू में नहीं बचाया गया, तो आखिरी में दिनेश अरोड़ा एक सरकारी गवाह बनने पे मजबूर हो गया। और जब सरकारी गवाह का मतलब होता है कि अब वो सरकार की मदद करेगा, तो दिनेश अरोड़ा ने फिर पत्ते खोलने शुरू किए। उस पत्तों में क्या था कि जी मनीष सिसोदिया ने उनको कैसे बोला रिश्वत लेने के लिए, कहाँ से क्या पैसा कलेक्ट हुआ, संजय सिंह ने कैसे बोला कहाँ से क्या पैसा कलेक्ट हुआ। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात ये होती है कि सिर्फ सरकारी गवाह के कहने पे गिरफ्तारी नहीं होती।
जब दिनेश अरोड़ा ने कुछ बताया, मनीष सिसोदिया को सीबीआई इंक्वायरी के लिए बुलाया गया तो वो ढोल नगाड़ों के साथ गए और उस बार वो छूट भी गए थे, वापस आ भी गए थे, क्योंकि उन्होंने जो जवाब थे वो दिए। अब दोस्तों सपोज़ करो, मान लो मैं भी किसी एक केस में सरकारी गवाह बना और मैंने बोल दिया कि केजरीवाल चोर है, क्या मेरे कहने से केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाएगा? अरे भाई, पता तो होना चाहिए कि केजरीवाल से कौन मिलता है, कैसे मिलता हूँ, मैं कभी मिला हूँ नहीं मिला हूँ, मेरे को कुछ पता है नहीं पता है। तो दोस्तों जो इनके राइट और लेफ़्ट हैंड थे, जिसको संजय सिंह बोलते थे कि आपने हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया, आप हमें पकड़ के दिखाओ, अब तो भाई साहब उसको भी पकड़ लिया संजय सिंह को। तो उस चीज़ को समझने वाली बात क्या थी, जब उनको पकड़ा वो सरकारी गवाह बने, तो उस सरकारी गवाह बनने के बाद उन्होंने बताया है कि जी शराब का घोटाला यहाँ यहाँ हुआ है और इन कारोबारियों से पैसे मांगे गए हैं। फिर उन पैसों की डिटेल निकाली गई, तो सोच के देखिए, मनीष सिसोदिया ने 200 मोबाइल नंबर को चेंज किया था और मोबाइल भी तोड़ दिए थे। अब मान आप हो, हाँ मैं, आप के एक कितने नंबर चेंज करते होंगे दोस्तों? एक कर लेता है, कोई 2 कर लेता है। 200 नंबर चेंज करने का क्या मतलब बनता है? इसका मतलब कुछ ना कुछ घोटाला तो हुआ है। अब जब ईडी है, सीबीआई है, भाई जब वह अपने पे आती है तो किसी को छोड़ती नहीं है। तो उन्होंने क्या करा दोस्तों, उन्होंने जो है उनकी कॉल रिकॉर्डिंग खंगालनी शुरू करी, कॉल डिटेल निकालनी शुरू करी। दिनेश अरोड़ा ने नंबर बताए और उनको कॉल रिकॉर्डिंग पर मिल गई। तो जो पुख्ता सबूत मिलने के बाद सीबीआई को जब मनीष सिसोदिया जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया। रही बात उनकी बेल की, तो आपको मैं सारे कोर्ट प्रोसीडिंग भेज दूंगा। आप देख सकते हैं कि उन कोर्ट प्रोसीडिंग में एक में भी मनीष सिसोदिया की जो जमानत थी, वो सिर्फ जमानत उनकी सिर्फ मेडिकल कंडीशन, यानी कि उनकी वाइफ की जो मेडिकल तबीयत ख़राब है, उस मेडिकल कंडीशन के लिए वो जमानत लगा रहे हैं। एक बार भी उन्होंने वो जमानत इसलिए नहीं लगाई कि भाई उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, कि उनका बच्चा बाहर है, वाइफ बीमार है, इस बिहाफ पे उनको छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों ये समझने वाली बात होती है कि आखिरकार उनको पकड़ा। फिर जब संजय सिंह चिल्ला के कह रहे थे कि ईडी ने सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में मेरा नाम गलती से लिख दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, उनको अब माफ़ी मांगनी पड़ी है, ये करा है, वो करा है। भाई साहब अब तो पकड़ लिए आप, अब क्या कहना चाहोगे? अब ये कह रहे हो झूठे पकड़ लिए, जब आप ये कहना चाह रहे थे कि गलत पकड़ लिया, मेरा कहीं नाम ही नहीं है, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे थे कि मनीष सिसोदिया को सही पकड़ा हुआ है। तो दोस्तों जब तो संजय सिंह जी चिल्ला के कहते थे कि ये तो हमारे कार्यकर्ता है, ये तो हमने हॉस्पिटल में लाने ले जाने के लिए, किसको भैया एडमिट कराना है, क्या है क्या नहीं है, उसके लिए थे। लेकिन अब संजय सिंह को क्यों पकड़ा? जब धीरे धीरे पत्ते खुले कि जी उस मीटिंग में कौन था, संजय सिंह जी इन्वॉल्व थे, वहाँ पे क्या सबूत था क्या नहीं था, तो उन्होंने सारी डिटेल उसके बारे में बताई। उसी तरह से ही दोस्तों ईडी के पास पुख्ता सबूत है, सीबीआई के पास पुख्ता सबूत होते हैं अरेस्ट करने के लिए। ऐसा किसी भी सरकारी गवाह के कहने पे अरेस्ट नहीं किया जाता। यानी कि जो उनके राइट और लेफ़्ट हैंड थे वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, किस बंदे से बात हुई है, किससे क्या हुआ है। अब दोस्तों समझने वाली बात है, घोटाला तो हुआ लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला। पैसा जो मिला वो थोड़ा सा मिला, तो उससे क्या होगा, क्या हुआ? तो जैसे ही अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी थी, क्या हुआ था उस याचिका में, सुप्रीम कोर्ट की याचिका में, कि उसमें पूछा गया था भाई साहब घोटाला हुआ है लेकिन पैसा कहाँ है? तो ईडी ने जब बोला, सीबीआई के ईडी ने बताया कि भाई जी जो घोटाला हुआ है ना, इन्होंने अपनी पार्टी के प्रचार में खर्च किया है पैसा को। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने पूरी पार्टी के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर्ड करी? तो उसके बाद वो भी कर दी गई, क्योंकि दोस्तों हर पार्टी को कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए होता है, फंडिंग चाहिए होती है। तो इन लोगों ने क्या अपनाया फंडा? इन लोगों ने करप्शन का फंडा अपनाया, और जो दूसरी पार्टियां फंडा अपनाती है वो होती है डोनेशन का फंडा। लेकिन इन्होंने डोनेशन की बजाय करप्शन का फंडा अपनाया। करप्शन के सियाफ पे भाई कारोबारी को प्रॉफिट ज़्यादा था, 100 रुपये पे 30 रुपये था। अब वो अपनी चीज़ चाहे 100 रुपये के 5 रुपये पे प्रॉफिट पे बेचे, चाहे 20 पे बेचे। जब भी तो ये होने लगा था, कहीं कहीं शराब की एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री, एक दो के साथ एक फ्री, कहीं 20% डिस्काउंट, कहीं 30% डिस्काउंट, कहीं पेटी पे पेटी फ्री। इन्होंने अपना कमीशन बांध लिया उससे, क्योंकि गवर्नमेंट पे जो एक्साइज ड्यूटी जाती है वहाँ से कमीशन कैसे बांधते हैं? जब 100 रुपये पे 30 रुपये हुआ तो इन्होंने अपना कमीशन मान लिया, भाई इतना कमीशन हमको चाहिए, इतना हमको चाहिए। टाइम टू टाइम लाइसेंस रिन्यूअल रख दिया, ऐसा नहीं था कि लंबे टाइम के लिए लाइसेंस दे रहे थे, तो टाइम टू टाइम लाइसेंस रहे। तो इन्होंने वहाँ से पैसा कलेक्ट करना शुरू किया। जब शराब कारोबारी भी पकड़ा जा चुका है इसमें, उसने बताया कि भाई मैंने इस फलाने बंदे को पैसे दिए हैं, मेरे को सभी के नाम पता है, मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बता दूंगा। लेकिन आपको समझना होगा कि हुआ क्या था।
अब दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई पूरी पार्टी के ऊपर एफआईआर करो, तो पूरी पार्टी के ऊपर एफआईआर कर दी। क्यों? पूरी पार्टी के ऊपर खर्चे, पार्टी के प्रचार के लिए खर्चा किया गया है। अब दोस्तों समझने वाली बात है, क्या ये इनको केस रजिस्टर्ड होगा या नहीं होगा, ये कन्विक्टेड कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे। देखो समझने की बात ये होती है, सरकारी गवाह की गवाही अहम भी होती है और नहीं भी होती है। अहम इसलिए होती है क्योंकि सरकारी गवाह जो बनता है वो उनका बहुत नज़दीकी है और उसको उसके बारे में सब कुछ पता होता है, बैंक की डिटेल पता है, कहाँ किससे बात करते हैं सब पता है, कब कौन से नंबर से किससे बात हुई है क्या पता है, उसके पास सारे A to Z प्रूफ होते हैं। ठीक है, तो उन प्रूफ के बारे में डिटेल से खुलती चली जाती है। अब अगर इन केस में क्या होता है दोस्तों, पकड़ा हो जाता है, कन्विक्टेड वो कहलाता है जिसको ऊपर फाइन हो जाता है, जिसको जुर्माना हो जाता है। अब जुर्माना किस पे होगा दोस्तों, जिसने रिश्वत ली होगी। तो भाई पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन अपने आप तो रिश्वत लेता नहीं है। ठीक है, अच्छा नंबर तो अब क्या होगा जी, रिश्वत ले रखी है किसी और ने। अब जो पकड़ा जाएगा, अब डिपेंड करता है ईडी उस केस को कितनी मजबूती से लड़ती है। अगर उस सरकारी गवाह ने ये साबित कर दिया कि मैंने जो है रिश्वत इनके कहने पे ली, मेरे ऊपर प्रेशर था, मेरे ऊपर बर्डन था, मेरी मजबूरियाँ थी, मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो डेफिनेटली इनको सज़ा होगी। अगर वो इस चीज़ को प्रूफ करने में नहीं रहा तो फिर उस सर जिन्होंने रिश्वत लिया उसको सज़ा हो जाएगी, ये लोग छूट जाएंगे। मैं कहता हूँ, मेरा अनुमान है मनीष सिसोदिया छूटेंगे ज़रूर, जमानत पे ज़रूर आएंगे, लेकिन आएंगे मेडिकल कंडीशन के ऊपर, अपनी वाइफ की मेडिकल कंडीशन के ऊपर। आप देखते रहिएगा इस चीज़ को। अब दोस्तों देखो समझने वाली बात होती है कि ये कहते हैं CBI ED अंदर कर देती है। भाई साहब अंदर तो संजय राउत भी हुए थे, आ गए थोड़े दिन में जमानत पे बाहर। आप क्यों नहीं आ पाए? आपके पास इतने बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील है, अभिषेक मनु सिंघवी है, हरीश साल्वे है, ये आपके केस लड़ते हैं। तो बहुत बड़े बड़े इनके पास दोस्तों, कोई एक नॉर्मल आदमी होता तो उसका केस लड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन आपके पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, आप लड़ो ना केस। तो देखो करप्शन हुई है और करप्शन के प्रूफ भी है, लेकिन ईडी जो है ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल में रखती है। अगर इनको पब्लिक प्रेस रिलीज़ में कर दिया जाएगा तो आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर आदमियों को मरवा दिया जाता है, तो प्रूफ तो मिटाने की दूर की बात है। तो आपको समझना होगा दोस्तों कि शराब घोटाला आखिर क्या है, ये क्यों किया गया है और इनमें किस किस को सज़ा होगी।